वंदे मातरम साथियों, आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और एक हमारे बहुत ही अनुभवी साथी के साथ हमारा जो ये इस वीडियो का मकसद है वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो 2020 चल रही है, इसमें कुछ एक ऐसी सूचनाएं हैं जो आमतौर पर अभ्यर्थियों को पता नहीं है। उसके बारे में जानकारी लेना और जानकारी एक ऐसे साथी से लेना जो स्वयं इन चीजों में रमे हुए हैं, या ये कहें कि कॉलेज शिक्षा की एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं, कॉलेज शिक्षा के लिए बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। मेरा आज का वीडियो का मकसद यही था कि हम ऐसे अनुभवी साथी का जो लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत अधिक अनुभव रखते हैं और एक पूर्ण मनोयोग से, जैसे मैं जब भी कॉलेज शिक्षा में आया हूं, वहां से लेकर आज तक जो मैं देख रहा हूं इनका कार्यशैली, इनसे अत्यधिक प्रभावित हूं और इनका जो कार्य करने का तरीका, कार्य क्षेत्र और इनका जो नॉलेज है उच्च शिक्षा के बारे में, उसका फायदा हम सभी को मिले। इसी को लेकर मैं थोड़ा सर का परिचय दे देता हूं। डॉक्टर संजीव कुमार बंसल है हमारे साथ। इनके बारे में, इनका जो बायोडाटा है थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं, क्योंकि सारा तो नहीं बता पाऊंगा। अगर सारा बताने लगूंगा तो ये वीडियो ही उसी में बन जाएगा। तो ये हमारे सीनियर साथी हैं, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में हमारे कॉलेज से हैं, जो राजकीय महाविद्यालय नौहर है, उससे एकमात्र गाइड हैं पीएचडी के। इनके अंडर एमफिल विद्यार्थी अवार्ड हो चुके हैं, वो 11, पीएचडी के 9 विद्यार्थी अवार्ड हो चुके हैं, 3 विद्यार्थियों की पीएचडी चल रही हैं। इन्होंने 45 नेशनल सेमिनार और 9 इंटरनेशनल सेमिनार में भाग लिया है और अपने पेपर प्रस्तुत किए हैं। साथ में ही ये हमारे यहाँ कॉलेज में नेशनल सेमिनार हुआ था 2017 जनवरी 2017 में, उसमें कन्वीनर के तौर पर इन्होंने नेशनल सेमिनार का आयोजन करवाया। अब तक इनकी 28 बुक्स प्रकाशित हो चुकी है, टेक्स्ट बुक्स, 14 इंग्लिश लैंग्वेज में और 14 ही हिंदी लैंग्वेज में, और अभी तक 30 पेपर्स और आर्टिकल इनके अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल जर्नल और बुक्स में प्रकाशित हो चुके हैं। और भी मैंने जानकारी अगर मैं देखूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सा लंबा अनुभव रखने वाले हमारे साथी डॉक्टर संजीव कुमार बंसल सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर अभिवादन, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उग्रसेन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आप सभी अभ्यर्थियों के समक्ष, पार्टिसिपेंट्स के समक्ष रूबरू होने का मौका दिया। मैं साधुवाद देना चाहूँगा मेरे छोटे भाई उग्रसेन जी को, जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठा रखा है जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मिशन के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। हर एक विशेषज्ञ के साथ ये मैं ये कहूँ कि जो भी हमारे अनुभव है उनको अंतिम छोर तक पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं हमारे कॉमर्स की भाषा में कहूँ तो एक प्रकार का ये विनियोग कर रहे हैं, अपने सत्कर्मों में बढ़ावा कर रहे हैं, उसमें प्लस कर रहे हैं, अपनी पूंजी को बढ़ा रहे हैं। तो मैं पुनः इनका यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अधिक साधुवाद करना चाहता हूँ। बहुत इनके हृदय की गहराइयों से इनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य एक मिशन के रूप में एक, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, बहुत दूर दूर तक जिनकी पहुंच नहीं है। और आप जानते हो कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इस दौर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा कार्य है। तो धन्यवाद सर। आपका भी हार्दिक आभार सर कि आपने अमूल्य समय में दिया। हमारा आज का जो मुख्य मकसद है कि अभ्यर्थियों को एक ऐसी जानकारी देना शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती चल रही है। मैं सर से कहूंगा कि वो पूरी जानकारी दें, पर मुख्य फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि हम एक तौर पर विज्ञप्ति मोटे तौर पे पढ़ते हैं, और मोटे तौर पर पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज देखने को आती है कि नेट सेट अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, पर कुछ अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। किन अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है, उसी पर मोटे तौर पर हम चर्चा करेंगे।
कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नेट न होते हुए भी इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं और इसको दे सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उनकी जानकारी मुख्य मुद्दा इस वीडियो का रहेगा, परंतु साथ ही मैं सर को कहूंगा कि इस पूरी शैक्षणिक योग्यता पर मोटे तौर पर सर आप हमें बताएं। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि बार बार मेरे सामने भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो जैसा कि आप विज्ञप्ति में देखोगे उसमें पहले पॉइंट में ही लिखा हुआ है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड एट द मास्टर डिग्री। यानी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ 55% मिनिमम जो है मास्टर डिग्री में चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, इसकी पहले भी मैंने वीडियो देखे आप चर्चा कर चुके हैं। चूंकि विज्ञप्ति रिवाइज हो चुकी है, इसमें फिर से इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। इसमें 45% जो है मार्क्स बीए में होने चाहिए और 10वीं और 12वीं की जो परसेंटेज की बाध्यता है उसको हटा दिया गया है। बिल्कुल सर। और जो कैटेगरी है उसमें 5% छूट रहेगी, जो 5 उसमें है एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी और इसके अलावा जो दिव्यांग है 5 कैटेगरी। और मास्टर्स डिग्री में 55 एटलीस्ट होने ही चाहिए, उसमें 54.99 भी नहीं हो सकते। हाँ। और वो कैटेगरी में 5% छूट वहां भी है, बिल्कुल रहेगी। 50% तो ये तो हुई पहली बात। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि क्या जो मास्टर डिग्री होनी जरूरी है, लेकिन इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फाइनल में अपीयर हो रहे हैं, जो फाइनल में परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल सर। और दूसरी बात इसमें कही गई है कि नेट सेट इसमें अनिवार्य है। यूजीसी या सीएसआईआर के माध्यम से जो नेट सेट होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसको रखा गया है सेकंड पॉइंट में। फिर मैं इसी पे बात करूंगा, नेट सेट होना चाहिए, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन है निसंदेह। परंतु आपको मैं एक बात बता दूं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो अपीयर हो रहे हैं वो भी परीक्षा दे सकते हैं, तो जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो इंटरव्यू की डेट को चाहिए। इंटरव्यू की डेट से हमारा तात्पर्य है जब साक्षात्कार प्रारंभ होंगे उस पहला दिन जो है उस दिन हमें मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए और नेट सेट भी होना चाहिए। लेकिन आप इसमें आगे देखेंगे कि कुछ लोग इसमें नेट सेट से भी एग्जेम्प्टेड है। इसमें एक थर्ड पॉइंट दिया गया है शैक्षणिक योग्यता में। ये मुख्य बिंदु है, मैं बता दूं, ये बिंदु मैंने भी विज्ञप्ति पूरी अध्ययन की परंतु ध्यान में नहीं आया। सर ने इस सर्वप्रथम मेरे को बताया तो मैंने सोचा भी अभ्यर्थियों तक ये बिंदु पहुंचना चाहिए, तो उसका सर्वोत्तम माध्यम सर ही हो सकते हैं, तो इस पे विशेष गौर करें। कैंडिडेट्स हु आर और हैव बीन अवार्डेड ए पीएचडी डिग्री in accordance with the UGC regulation 2009 minimum standards and procedure for the award of the PhD degree shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET, SET और SELECT। अब ये UGC रेगुलेशन एक्ट 2009 क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है? हाँ जी। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो वर्तमान में पीएचडी चल रही है जिसमें आप देखते हो कि पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। बिल्कुल सही। हालांकि वहां पर नेट सेट वालों को छूट है एंट्रेंस टेस्ट से, बट फिर भी उसे अप्लाई करना होता है कैंडिडेट्स को। उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद, टेस्ट पास होने के बाद कोर्स वर्क होता है। हालांकि उससे पहले एक इंटरव्यू भी रखा जाता है, साक्षात्कार भी होता है उनका। उसके बाद 6 महीने का कोर्स वर्क है, फिर उसके बाद फिर से टेस्ट होगा, उसके बाद गाइड अलॉट होगा और उसके बाद पीएचडी का कार्य चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नया एक्ट है यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2009, यानी जो इस तरह से पीएचडी कर रहे हैं नए सिस्टम से, जिन्होंने पहले टेस्ट भी पास किया हो, उसके बाद टेस्ट के बाद का जो इंटरव्यू है वो भी क्लियर किया हो, उसके बाद कोर्स वर्क किया हो 6 महीने का, फिर कोर्स वर्क के बाद उसका एग्जाम क्लियर किया हो, उसके बाद फिर रेगुलर मोड से पीएचडी की हो। और पीएचडी का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके बाद 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा उनकी थीसिस को चेक किया गया हो, फिर उनका मौखिक या वाइवा वॉसी एग्जाम भी हुआ हो, और ये जो आपने पीएचडी शोध कार्य किया है इसमें से 2 आपके पेपर पब्लिश होने चाहिए। हाँ, ये जिसमें से एक पेपर रेफरीड जर्नल में प्रकाशित होना आवश्यक है, यूजीसी रेफरीड जर्नल में। और इसके अलावा आपके शोध कार्य में से 2 पेपर आपने नेशनल या इंटरनेशनल सेमिनार में प्रेजेंट किए हो। ये जो है मिनिमम स्टैंडर्ड है यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2009 के। तो इसके अकॉर्डिंगली जिन्होंने पीएचडी की है या कर रहे हैं
उस डेट तक यदि वो अवार्ड हो जाएगी इंटरव्यू की फर्स्ट डेट तक, हाँ जी, तो वो सब भी नेट, सेट और सेलेक्ट से एग्जेम्प्टेड है। सर थोड़ा सा हिंदी में और बताइए, मैं कुछ अभ्यर्थी हिंदी में भी सुनना चाहते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं, कि जो 11 जुलाई 2009 की बाद जो रेगुलेशन आया, इसके अलावा एक तो बात वो अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं कि पीएचडी 11 जुलाई 2009 के बाद, यानी 2009 का रेगुलेशन इस पे भी आ रहा हूं, कर रहे हैं, इस पे भी मैं आगे आ रहा हूं सर। हाँ जी सर। इसी में आगे आप देखेंगे विज्ञप्ति में नीचे, इसके अतिरिक्त दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व जो पीएचडी में पंजीकृत थे, यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था 11 जुलाई 2009 से पूर्व, ठीक है, लेकिन उनको अवार्ड डिग्री बाद में हुई है, ठीक है, वो उस कंडीशन में एलिजिबल होंगे यदि वो निम्न 5 शर्तों को पूरा करते हो। फिर से समझ लीजिए, ऐसे कैंडिडेट या ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना पीएचडी में रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पूर्व करवा लिया है, लेकिन उनको डिग्री बाद में अवार्ड हुई है, ठीक है सर, उनके लिए एक एग्जम्पशन दी गई है कि यदि वो इन 5 शर्तों को पूरा करते हैं तो वो भी नेट सेट से एग्जेम्प्ट होंगे। अब वो 5 शर्तें क्या हैं? पहली बात इसमें कही गई है कि अभ्यर्थी को नियमित मोड से या रेगुलर मोड से उन्होंने पीएचडी की हो, तो रेगुलर से ही होती है, तो पहले भी होती थी, ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। दूसरी बात, कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा जो हमारा रिसर्च वर्क है उसका एवेल्यूशन किया गया हो। ये भी पहले होता था, ये भी पहले होता था, ये भी कोई नई चीज नहीं है, ठीक है सर। तीसरी बात, अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, यानी वाइवा वॉसी एग्जाम मौखिक परीक्षा ली गई हो, ये भी पहले होता था, ये भी कोई नई बात नहीं है, ये तीनों पहले चलते थे। अब जो चौथी बात है और 5वीं, ये 2 इंपॉर्टेंट बात है, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से कम 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हो और जिनमें से एक कम से कम रेफरीड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो। जनरली पहले क्या होता था कि शोध पत्रों की ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, जरूरी नहीं था, तो इसमें ये कंडीशन है कि जिन्होंने अपने शोध कार्य में से 2 शोध पत्र प्रकाशित कर लिए हो और एक रेफरीड जर्नल में हो, और 5वीं बात, अभ्यर्थी ने पीएचडी शोध कार्य में से कम 2 पत्र राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुत किए हो। अच्छा सर। तो यदि अभ्यर्थी इन 5 बिंदुओं का सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट मैं बता दूं, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी डायरेक्टर रिसर्च को यूनिवर्सिटी के नाम, ठीक है सर, उसमें ये जो अपने पेपर हैं दोनों जो प्रकाशित हुए हैं और जो आपने सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किए हैं, इन सब का अपने गाइड के द्वारा, अपने सुपरवाइजर के द्वारा, शोध निदेशक के द्वारा प्रमाणित करवाते हुए एक निर्धारित फॉर्मेट है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है सर। उस फॉर्मेट के द्वारा जब वो अप्लाई करेगा तो यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें ये 5 बिंदु मेंशन होंगे, ठीक है सर। तो यदि यूनिवर्सिटी ऐसा प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को जारी कर देती है कि उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले था, ठीक है, लेकिन वो इन 5 शर्तों को पूरा कर रहा है, तो वो भी, उसे भी छूट होगी, नेट सेट या इससे एग्जम्पशन है, वो भी जो है पात्र है, इस केवल पीएचडी के आधार पे पात्र है, वो नेट सेट की आवश्यकता नहीं है। यानी फिर से मैं क्लियर कर दूं, ब्रीफ कर दूं, आपको समराइज कर दूं अपनी बात को, 2 तरह के लोग एग्जेम्प्ट हैं। एक तो जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंगली पीएचडी कर रहे हैं, जो अब सिस्टम चल रहा है, क्योंकि पहले एंट्रेंस एग्जाम ही होता है अब, ठीक है, उसके बाद उसका वाइवा होता है, साक्षात्कार होता है, फिर उसका कोर्स वर्क चलता है 6 महीने का, उसके बाद गाइड अलॉटमेंट होता है, कोर्स वर्क का एग्जाम होता है, वो भी पास करना होता है, फिर गाइड अलॉटमेंट, और उसके बाद सारा सिस्टम वही है। और अब ये कंपलसरी है, अनिवार्य है कि आपके 2 पेपर जो शोध पत्र है उसमें से 2 पेपर प्रकाशित होने चाहिए, ठीक है, ISBN नंबर से जो भी यूजीसी रेफरेड जर्नल निकलता है उसमें, और 2 आपके पेपर भी शोध कार्य में से आपके पेपर भी प्रेजेंट होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सेमिनार में। अब तो ये कंपलसरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो नए मोड से पीएचडी कर रहे हैं वो तो पात्र हैं ही पहले से ही, और जिन्होंने 11 जुलाई 2009 से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, परंतु क्योंकि मेरे अंडर में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 14 में अवार्ड हुई, 15 में अवार्ड हुई या 13 में अवार्ड हुई, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का था, तो उन्होंने इस प्रकार की एक एप्लीकेशन देके यूनिवर्सिटी को, ठीक है,
मेरे माध्यम से यानी सुपरवाइजर के माध्यम से अपने जो पब्लिश कार्य हैं, जो अपने पेपर प्रस्तुत किए गए हैं, उनको प्रमाणित करते हुए यूनिवर्सिटी से इस प्रकार के 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र लिया गया। हाँ जी। तो वो लोग भी कहने का मतलब नेट सेट से एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है सर। तो 2 प्रकार की जो बातें हैं ये बिल्कुल क्लियर, इसमें किसी प्रकार की किसी को भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो है मेन बात थी जिसके लिए मुझे सर ने आज जो है आपके समक्ष रूबरू होने का मौका दिया। देखिए साथियों, फिर सर की बात को मैं दोहराता हूं कि सार रूप में जो सर ने हमें बताया, और मैंने भी ये बताया कि सर से ही हमें सबसे पहले ये जानकारी मिली थी कि पीएचडी होल्डर भी बिना नेट और सेट के एग्जाम दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं वो सर ने विस्तार से बता दिया है, बिना नेट सेट होते हुए दे सकते हैं, ये ध्यान रखने। और सर ने हम सभी को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम इनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और साथ में सर हमारे जो अभ्यर्थी हैं, नए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई आप अंतिम संदेश देना चाहें? सभी को, जो भी अभ्यर्थी या पार्टिसिपेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप इसको एक जिद और जुनून के रूप में लें। बिल्कुल सही है सर। आप ये ठान लें कि हमें ये करना है। ये नहीं है कि पोस्ट 1 है या 3 है हमारे लिए, ऐसा नहीं, हमें तो एक ही चाहिए ना। तो आप एक जिद के रूप में, जुनून के रूप में लें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है। असंभव वर्ड ही नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं होता, आई एम पॉसिबल होता है, वो इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल। अंत में मैं अपनी बात को 1-2 लाइनों के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से मारो यारो। वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रेरक बातें और ज्ञानवर्धक बातें सर ने हमें बताई। और अब सभी विद्यार्थी जुट जाएं जो एमए फाइनल में है। नेट अगर नहीं भी है तो जून में नेट कर सकते हैं, नेट से पहले पेपर भी हो जाए तो, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि नेट से पहले अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि आपको साक्षात्कार के पहले दिन तक, जैसा सर ने बताया, हमें शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए। तो एमए फाइनल में है, वो भी तैयारी में जुड़ जाए। और बाकी सारी जानकारी हमने दे दी और समय समय पर देते भी रहेंगे। हमारे सर जैसे विद्वान साथी हैं, उनका सहयोग हम लेते रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।